नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी कटघरे से बाहर। सूने कमरों में बेमतलब चक्कर लगाना, बार बार माँ की चीजों को छूना, रसोई घर में बिसुरते मसाले के डिब्बों, बर्तनों को माँ के बिना देखने की पीड़ा इतनी अधिक चुभन भरी थी कि मैं कांच सी बार बार टूटकर झंझनाती रही हूं। यह एहसास जानलेवा है कि अब वे मेरे साथ नहीं हैं। नीले आसमान में तारों की हमजोली बन गई हैं वे। भले ही गर्मियों की गहराती रातों में छत पर लेटे हुए मैं कितना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश करूं, पर समझ ही नहीं पाती कि उन अनगिनत तारों में कौन सी मेरी माँ है। पर वे जरूर अपनी इस तीसरी बेटी को देख रही होंगी जिसे कोख से मिटाने के लिए दादी बेचैन थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। फिर से लड़की, अबॉर्शन करा लो बहू, कहाँ तो लड़कियां पालोगी। माँ ने पेट में मुझे ऐसे छुपाया था जैसे चिड़िया अपने पैरों के नीचे अपने अंडे सेती है। माँ ने खुद को दादी के फैसले के बाद कमरे में बंद कर लिया था और शाम को पापा के आने के बाद ही दरवाज़ा खोला था। नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। मैं अपनी अजन्मी बेटी की हत्या नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों न हो। पापा निर्विकार, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इस बात से। न वे दादी के विरोध में गए न माँ के, और फर्क नहीं पड़ा इसी बात की तो मुझे शिकायत है। क्यों नहीं उन्होंने माँ के पक्ष में दादी से बहस की? क्यों उन्होंने इस नाजुक वक्त में माँ को अकेला छोड़ दिया? वे खुद भी अकेले ही हैं। न उनके कोई यार दोस्त हैं, न उनका कोई शौक। जो मिल गया खा लिया, पहन लिया। उन्हें तो अपनी बेटियों के स्कूल के नाम तक नहीं मालूम थे। न कक्षा, न वर्ग, न रिजल्ट से मतलब, न किताब कॉपी से। एकदम तटस्थ, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक की जिंदगी जीते रहे थे। जबकि माँ बेहद शौकीन, उनकी हर बात में सलीका था। घर साफ सुथरा सजा हुआ, रसोई घर करीनेदार, एक से एक व्यंजन बनाने में निपुण। तीज त्योहारों पर खूब धूमधाम रहती। रिश्ते निभाना वे बखूबी जानती थीं। उनकी सहेलियां उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थीं। माँ ने पापा के होते हुए भी पापा के बिना रहने की आदत बना ली थी। दुख, दर्द, पीड़ा छुपाकर सदा हंसते रहना, खुशियां बांटना, सबकी मदद के लिए तत्पर रहना अब उनकी आदत में शुमार हो गया था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कैसे वे पापा की इतनी तटस्थता सह पाईं। मेरा सोनू मुझे ऑफिस पहुंचकर फोन नहीं करता तो मैं तड़प उठती हूँ। शाम को लौटने में देर करता है तो रूठकर बगीचे में जा बैठती हूँ, लेकिन तब भी मेरे कान सोनू की आहट सुनने को बेचैन रहते हैं। आंखें उसकी राहों में बिछी रहती हैं। आते ही वह मनाने लगता है, सॉरी यार, ऑफिस से ही देर से निकला, अब मान भी जाओ जाने मन। मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फिर फूड जंक्शन चलते हैं डिनर के लिए। मैं भी मन ही मन खुश होते हुए सोनू को नहीं बताती कि डिनर तो मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। अब नहीं खाएंगे तो बेकार जाएगा ना, क्योंकि मेरे लिए डिनर के बेकार होने से ज़्यादा अहम बात है सोनू के साथ बाहर जाना, मध्यम रोशनी के ठंडे कैबिन में बैठकर गर्मा गर्म डिनर का स्वाद चखना, टेबल पर हम दोनों के बीच लाल गुलाबों का गुलदस्ता होना, लाल पंखुड़ियों के उस पार सोनू का नीली आंखों वाला खूबसूरत चेहरा होना, और मेरा नीली जीन्स के ऊपर ब्लैक टॉप, ब्लैक कुंदन की ज्वेलरी पहने होना, जिसका चुनाव खुद सोनू ने किया था। क्या ऐसे खूबसूरत लम्हे माँ ने जिए होंगे? पापा ने क्यों नहीं सोचा माँ के लिए? क्यों उन्हें हर चीज से वंचित रखा? क्यों उनकी भावनाओं को नहीं समझा? कभी अंतरंग नहीं हुए। मेरी नज़रों में पापा गुनहगार हैं। उन्हें कोई हक नहीं था पराए घर की लड़की को ब्याह कर लाना और उसकी भावनाओं को इस तरह चोट पहुंचाना, जबकि वे पारिवारिक जिंदगी से एकदम तटस्थ हैं। माँ में गजब की जिजीविषा थी। वे बेहद बुद्धिमान और तमाम बातों की जानकारी रखने वाली विदुषी महिला थी। अपनी कोशिशों से उन्होंने वह मुकाम हासिल किया था जिसके लिए कोई भी प्रगतिशील औरत लालायित रहती है। वे समाज सेविका के नाम से मशहूर थीं और सामाजिक संस्था संगिनी की अध्यक्ष। वे दुर्गम, बंजर, बीहड़ रास्तों की पड़ताल कर
वहां बसे आदिवासियों को जीने का हुनर सिखाती थीं। वे वह सब करती जिससे समाज विकसित हो, देश विकसित हो। लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी अपने घर परिवार को उपेक्षित नहीं किया। हम तीनों बेटियों की परवरिश उन्होंने जी जान लगाकर की, जबकि पापा को हमसे कोई मतलब न था, न हमसे, न माँ से, न माँ के सामाजिक कार्यों से और न घर द्वार से। हाँ, एक अच्छाई थी उनमें कि उन्होंने माँ के कामों में कभी दखलंदाजी नहीं की। पर उससे क्या, उन्होंने अगर दखलंदाजी नहीं की तो प्रशंसा भी तो नहीं की, न उनके कामों की, न उनके सौंदर्य की। लेकिन माँ ने कभी शिकायत नहीं की इन बातों की, बल्कि वे हम तीनों बेटियों से कहती, तुम्हारे पापा तो साधु हैं, संसार से विरक्त। उनके माँ बाप ने शादी कर दी, वरना जंगलों में कहीं धूनी रमाते हुए। मैं माँ की महानता उनकी आंखों में पढ़ते पढ़ते पापा को कटघरे में ले आती। मुझे सभी बातों का जवाब चाहिए उनसे, मुझे माँ की बर्बादी का जवाब चाहिए उनसे। मेरे पास जिरह के तमाम मुद्दे मौजूद हैं। वार्डरोब की ओर बढ़ते मेरे हाथ थम गए हैं। सामने लटकी साड़ियाँ जैसे माँ के आंसुओं से भीगी हैं। जरूर माँ इन साड़ियों को पहनकर पापा का इंतजार करती होंगी, पर पापा ने कभी यह नहीं कहा कि तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। मेरे हाथ गुलाबी साड़ी पर फिसलने लगते हैं। यह रंग सोनू को बहुत पसंद है। उसे इस रंग के गुलाब के फूल भी बहुत पसंद है। अक्सर कहता है, गुलाबी रंग का गुलाब मुंह में पानी ला देता है, मन करता है तोड़ूं और खा जाऊं। वह मेरे लिए अधिकतर गुलाबी रंग के गुलाब ही लाता है, और जिस दिन मेरी पोशाक गुलाबी होती है उस पर इश्क का जुनून सा चढ़ जाता है। वह शाम, वह रात प्यार की बेशकीमती सौगात लिए मेरे दिल पर दस्तक देती है। मुझे लगता है जैसे दरख्तों की शाखों पर फूल ही फूल हों, जैसे दूर आसमान झुककर धरती को प्यार कर रहा हो। और माँ, ओह माँ, जिंदगी का सबसे सुंदर जज्बा तो तुमने महसूस ही नहीं किया। मेरी आंखें भर आईं। आंसू गुलाबी साड़ी पर ओस से ढलकने लगे। पापा को माँ से कोई लगाव नहीं था। इसकी वजह उनका विरक्त मन था। वे एक रोबोट की तरह बस अपने काम में लगे रहते। अभी माँ को गए हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि वे ऑफिस जाने लगे थे। उनके चेहरे पर माँ के बिछोह की छाया तक नहीं थी। अगले साल रिटायर हो जाएंगे वे। जब माँ थी तो कहते थे, रिटायर होकर मैं तो गंगोत्री चला जाऊंगा और गंगोत्री से गौमुख तक आना जाना रखूंगा। भोजबासा की गुफाओं में साधुओं की संगत में बाकी की जिंदगी गुजार लूंगा। लेकिन उन्होंने माँ के बारे में कभी नहीं सोचा कि उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। बेटियां अपने अपने घर द्वार की हो जाएंगी, तब माँ क्या जिंदगी की सांझ तन्हा काटेंगी। मैं द्रवित हूँ, माँ को लेकर भीतर तक पीड़ा से भरी। माँ ने सहज, सरल, शांत और संतुष्टि भर जिंदगी नहीं जी। पापा के साथ के बिना वे अपने एकाकी पलों में कभी बगीचे में कल में रोपती, बीज बोती या फिर मशीन लेकर बैठ जाती और कपड़ों को दुरुस्त करती। कितनी ही बार रात को मैंने उन्हें बिस्तर पर लेटे कमरे की सीलिंग में आंखें गड़ाए देखा है। सोनू ने मुझे अपने घर की रानी बना रखा है। मैं खाना भी इसलिए पकाती हूँ क्योंकि सोनू को नौकरों के हाथ का पसंद नहीं आता, वरना हर काम के लिए नौकर है। आज लगता है माँ ने पापा की गृहस्थी को मजदूर की तरह जिया है। वार्डरोब बंद कर मैंने रसोई घर में आकर चाय बनाई। माँ पापा की चाय में दालचीनी ज़रूर डालती थी ताकि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। दालचीनी मैंने भी डाली। चाय कप में छानकर मैंने पापा के कमरे में जाकर चाय रखते हुए उन्हें तीखी नज़रों से देखा। सोच लिया था कि आज कटघरे में खड़ा कर उनसे पूछूंगी, अव्वल तो ये कि आपने शादी ही क्यों की, और जबकि माँ को जीते जी मार डाला, क्या हक था आपको? क्या आप माँ की भावनाओं की कद्र करना नहीं जानते थे, या पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ रहे आप? पर तभी बड़ी जीजी आ गईं और मैं पापा को कटघरे में खड़ा करने से फिर चूक गई। माँ की 13वीं के लगभग महीने भर बाद मैं पापा से मिलने आई। वे घर पर नहीं थे। सोने घर की दुर्दशा देख रुलाई आ गई। हर जगह धूल, अस्त व्यस्तता। रसोई घर में इधर उधर लुढ़के पड़े बर्तन अपनी चमक खो चुके थे, जैसे रसोई घर न हो, घर का कबाड़ रखने वाला कमरा हो। वैसे भी पापा को इन सबको सहेजने संवारने की आदत ही कहाँ है। कोई ऐसा नौकर भी नहीं जो समर्पित होकर काम करे। माँ की गैर मौजूदगी की आंधी से
तहस नहस हुए घर को माँ की तरह ही सजाने संवारने में जुट गई। रोती जाती थी और पापा के प्रति विद्रोह की भावना भरती जाती थी। माँ की अवहेलना कर जो जख्म उन्होंने मुझे दिए वे दिखाई तो नहीं देते, पर उनका दर्द अंदर तक टीस पहुंचाता है। तय था कि शाम को सोनू ऑफिस से सीधा यहाँ आएगा। हम पापा के साथ डिनर लेकर घर लौटेंगे, लेकिन वह कब आया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने काम में सहूलियत की वजह से माँ की तरह गाउन पहन रखा था और बालों को जूड़े की शक्ल में पिन किया था। सारे कमरे साफ हो चुके थे, बस रसोई घर की अलमारी बची थी। मैं तेजी से अलमारी की सफाई करते हुए डिब्बे जमा रही थी कि तभी सोनू मेरे कंधे के पास फुसफुसाया, तुम तो माँ की तरह दिख रही हो। मैं चौंक पड़ी। अरे तुम कब आए? पता ही नहीं चला। और वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए मैंने अपना चेहरा आईने में देखा, मगर वहाँ मैं नहीं, माँ थी। पापा की गृहस्थी में मजदूरी करके निस्तेज थके चेहरे वाली माँ, पापा की तारीफ, एक वाहवाही के लिए तरसती माँ, घुट घुट कर मरती माँ, पापा की तटस्थता में पिसती माँ। मैं घबरा गई, कहीं सोनू भी पापा की तरह, और मैं बदहवास उससे लिपट गई। उस पल भर की कल्पना ने मुझे सिर से पांव तक झंझोर डाला था, और माँ ने तो इस हकीकत को 30 बरस जिया है। तभी पापा के जूतों की आहट कील पर हथौड़ी की तरह बजी। मैंने दरवाजे की ओर देखा। आज पापा जल्दी कैसे लौट आए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे सीने में ऐसे भर लिया जैसे माँ मुझे भेंटती थी। मैं रोने लगी तो सिर पर हाथ फेरते रहे, बोले कुछ नहीं, चाय बनाती हूँ आपके लिए। वे सोफे पर थके थके से बैठ गए। चाय पीते हुए कहने लगे, घर तो तुमने पहले जैसा सजा सवार दिया। आप तो करने से रहे, वैसे भी आपको घर से मतलब ही कहाँ रहा। मैंने कहना चाहा पर जब्त कर गई। उन्होंने चाय खत्म कर प्याला तिपाई पर रख दिया और सोफे पर सिर टिका लिया। क्यों इतनी मेहनत की बिटिया, पड़ा रहने देती अस्त व्यस्त, मुझे एहसास होने देती कि तुम्हारी माँ अब नहीं है। मैं चौंक पड़ी। तो अब आप उन्हें महसूस करना चाहते हैं, करीब पाना चाहते हैं। मेरे जख्म टीसने लगे। जब से तुम्हारी माँ गई हैं, घर काटने को दौड़ता है। घर के संग संग मैं भी बिखर गया हूँ। अब महसूस होता है मैंने उन्हें कोई सुख नहीं दिया। मैं तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ। जख्मों की टीस पर जैसे हल्का सा मलहम लगा हो। लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को जब्त किया। मुझे किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं पड़ना है। पापा को कटघरे में लाना ही है। स्वर में तीखापन लाते हुए मैंने कहा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर गंगोत्री चले जाइए और भोजबासा की गुफाओं में रहिए। यही तो आपकी प्लानिंग थी ना? उनकी आंखों में आंसू झलक आए। क्या कह रही हो बिटिया? फिर इस घर का क्या होगा? उनका लगाया बाग बगीचा कौन देखेगा? घर के कोने कोने में वे बसी हैं। कैसे जाऊं यहाँ से? मरने के बाद क्या जवाब दूंगा उन्हें कि उनके बाद उनका बसाया घर द्वार संभाल नहीं पाया मैं? लेकिन बिटिया, उनके बिना रहूं भी कैसे? और वे माँ की मृत्यु के बाद पहली बार टूट कर रोए। मैंने उन्हें रोने दिया, लेकिन यह भी महसूस किया कि मेरे मन पर लगे जख्म अब धीरे धीरे टीसना बंद कर रहे हैं। बस एक चुभन है जो शायद ताउम्र रहेगी। मैं पापा के प्रति दया से भर उठी। मैंने गौर किया कि वे दुबले भी हो गए हैं और उनके चेहरे पर गहरा अवसाद है। अचानक मैंने पापा को कटघरे से बाहर पाया। अभी आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी कटघरे से बाहर।